Okay, so first we will see the perfectly inelastic collision, right? Uh, one very important thing you need to realize that the power of momentum conservation की पावर कितनी ज़बरदस्त है देख। कोई भी कोलिजन जब होता है मान लीजिए पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं आगे एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं M1 और M2। तो जब हम एक दूसरे पे को कोलाइड करेंगे ना, करने का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत स्मॉल, बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में वो कोलाइड करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं फॉलोइंग द मोमेंटम कंजर्वेशन। किसी भी रास्ते नहीं निकल सकते हैं, उनको मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा, उस तरीके से वो निकलते हैं। लेकिन सुन बात, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसी को नहीं पता कि जब ये टकरा रहे होते हैं, जब इनका इंटरेक्शन हो रहा होता है तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे होते हैं, कुछ नहीं पता हमें। लेकिन उसके बाद भी ये कहाँ को जाएंगे और कितनी वेलोसिटी से जाएंगे वो हमें पता चल जाता है बिना फोर्स का पता लगे। दिस इज़ द पावर ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। आई थिंक ये चीज़ मुझे थोड़ा एक तरीके से सरप्राइज़ करनी चाहिए कि बिना फोर्स का पता लगाए भी हम ये चीज़ वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी और कितनी होगी वो निकाल सकते हैं। तो वही हमारा गोल है आज का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, कौन सा कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहलाता है। क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो जो थ्योरी लिखेगा तो थ्योरी लिखते वक्त यू नीड टू राइट दीज डेफिनेशंस ना, तो तब जाके वो मार्क्स देगा। और कुछ जो राइटिंग की तमीज़ भी होती लिखने की, तो वो भी पता होनी चाहिए कि कैसे लिखना है करके। सो मैं शॉर्ट में लिखूँगा, बाकी किताब से पढ़ लेना। तो क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, कोलिजन इन विच मोमेंटम इज़ कंजर्व। कोई भी कोलिजन होगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो होगा ही होगा। मोमेंटम इज़ कंजर्व मतलब इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम आर सेम, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। और पी किसका, जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका एडिशन, ये वेक्टर है ध्यान देना, तो सबका एडिशन इनिशियली और फाइनली। पहला चीज़ ये होता है। और दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड एंड दिस इज़ द कोलिजन where kinetic energy loss is maximum, right? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है किसके रेस्पेक्ट में, मैक्सिमम मिनिमम किसके रेस्पेक्ट, कोई तो रेफरेंस फ्रेम होगा ना। तो हमारे पास जितने भी बाकी कोलिजन्स हैं, भले ही वो इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, तो उनके रेस्पेक्ट में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होता है। तो ये दो चीज़ें हमें इसमें ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को डिफाइन करती हैं। नाउ गोल क्या है, गोल पता होना चाहिए, हम करना क्या चाह रहे हैं, गोल। बिफोर दैट इसमें ये होगा कि ये जो हमने सेकेंड प्रॉपर्टी लिख रखी है ना, ये जो हमने सेकेंड प्रॉपर्टी लिख रखी है इसमें क्या होगा कि पार्टिकल आफ्टर कोलिजन stick each other and move with same velocity। ये सेकेंड प्रॉपर्टी से निकल के आता है कि लेट अस सपोज दिस इज m1 मूविंग विद वेलोसिटी v1, राइट, एंड दिस इज एन वेलोसिटी वेक्टर बनाना हमेशा, m2 मूविंग विद वेलोसिटी v2। ये है कोलिजन के पहले की पिक्चर, ये है। कोलिजन के बाद की पिक्चर क्या होगी बताऊँ, ऐसे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चिपक गए हैं, तो ये मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। और अब ये दोनों साथ चलेंगे किसी वेलोसिटी v से, और यही हमें निकालना है, ये क्या वेलोसिटी होगी। दिस इज आवर गोल, दिस इज आवर गोल।
नाउ अब तो सोच रहा होगा कि यार ये दोनों जो पार्टिकल पहले इस वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, जब उन्होंने कोलिजन किया, कोलिजन करने के बाद चिपक कैसे गए? नहीं भी तो चिपक सकते थे, ज़रूरी थोड़ा है कि चिपके, हाँ ज़रूरी नहीं चिपके, लेकिन जब वो नहीं चिपकेंगे तो वो अलग काइंड ऑफ कोलिजन होगा, उस कोलिजन का नाम अलग होगा। लेकिन जब चिपकेंगे उस कोलिजन का नाम होगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ओके तो ये जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल आफ्टर कोलिजन स्टिक टुगेदर, है ना, एंड मूव विथ सेम वेलोसिटी। अगर वो दो पार्टिकल, जब एक पार्टिकल बन गया बड़ा वाला, तो अब वो एक ही सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। तो नाउ ये जो हमारा गोल है, ये तो पहला गोल हमें ये निकालना है कि वेलोसिटी क्या होगी। अब एक और चीज़ आती है इसमें, वेलोसिटी निकालनी तो है, लेकिन हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं मेनली इन क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम निकालेंगे, विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस? लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लैब फ्रेम। जो ये अभी मैंने डायग्राम बना रखा है, ये सारा लैब फ्रेम में ही है। मतलब तू ये जो कोलिजन होते हुए देख रहा है अपने आंखों के सामने ऐसे, तो ये लैब फ्रेम ही है जो डायग्राम बना रखा है। तो वी विल यूज सिंपली this momentum conservation equation, just simple, fine. So we know that using momentum conservation, that is P initial equal to P final. ध्यान देना, vector sign is important. So having this diagram in your mind, तो यहाँ से क्या बोलेगा तू? What is P initial? P initial टोटल जितने भी पार्टिकल्स है सबका, एक पार्टिकल का नहीं। तो ये क्या आएगा? m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता कि डायरेक्शन क्या है मूवमेंट की, अगर तूने वेक्टर साइन लिख दिया तो एडिशन ही होगा, दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो P इनिशियल क्या है तेरा? इम्प्लाइज दैट P initial is m1 v1 plus m2 v2 equals. Now from here, what will you write for P final? What is the mass of the particle now? m1 plus m2. And what is the velocity v? We don't know what is the velocity v. That's what we are going to find it out right now. So we will write here in this side m1 plus m2 times v. Look, I know v1 v2 m1 m2, so I need to find the v. Just simple, just do the transposition of this equation and we will get the answer. This is the required velocity of the particle that has been sticked. आपस में जो पार्टिकल गुथ गए थे उनकी वेलोसिटी ये कोलिजन के बाद ये रहेगी। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट एंड ये हमारा पहला गोल था। नाउ एक और चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है कि हमने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्व नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी वो हमें प्रूव करनी है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। ओके, सो लेट्स सी हाउ कैन वी प्रूव। हम ये डायग्राम को थोड़ा कॉपी कर लेते हैं सो दैट हमें इक्वेशन लिखने में हेल्प हो। ठीक है, ये पिक्चर बिफोर और ये पिक्चर आफ्टर है। इसको ऐसे बना देंगे तो और इजी रहेगा समझने में। तो इफ़ आई आस्क यू what is kinetic energy initial, what will you write? Just think about it, pause the video and write it down. After that check the result is correct or not. Half m1 v1 square plus half m2 v2 square. This is the initial kinetic energy. And what is the final kinetic energy? Again pause the video and write down the expression. Half m1 plus m2 v square, but we know what is the value of v from equation number 1. Put down the value of this thing. Half m1 plus m2, v1 is m1 v1 m2 v2 upon
m1 plus m2 होल स्क्वायर, देन इट विल कम आउट, जस्ट मैथ्स है, मैथ्स, कुछ भी नहीं है इसमें, अपॉन m1 plus m2. Is it right? Are you sure? Okay. अब हम लेते हैं रेशियो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. अब खुद सोच, अगर रेशियो 1 से बड़ा आया तो कौन सी चीज़ बड़ी होगी, और अगर रेशियो 1 से छोटा आया तो कौन सी चीज़ छोटी होगी. ये थोड़ी सी सोचना पड़ेगा. इसको यहाँ ले जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, अगर ऐसा हुआ तो, और अगर ये छोटा हुआ तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये होगा अगर. तो हम इसीलिए रेशो ले रहे हैं. रेशो लेने का रीज़न भी पता होना चाहिए, रेशो क्यों ले रहे हैं करके. ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट द रेशो. इक्वेशन नंबर 2 अपॉन इक्वेशन नंबर 3. काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. जस्ट put down the values. This is the half, this is the this thing final, and initial ये है हमारा, initial ये है, but ये denominator में है, like this. Okay. So this is the required velocity of the particle. Now according to the book, अब वो बुक क्या कर रही है ना कि वो सेकंड पार्टिकल को रेस्ट पे ले रही है. मैं ये जो हमने पहले डायग्राम बना रखा था ऊपर, इसमें जो ये दूसरा पार्टिकल था m2, सपोज इट इज़ एट रेस्ट नाउ, तो यानी कि v2 क्या हो गया, अब 0 हो गया. ठीक है, तो इस केस में अब ये v क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर केस में जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी. जस्ट अगर तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ करे तो यहाँ से सिंपल, तो v2 की वैल्यू 0 रखेगा तो क्या आएगा, v इक्वल टू, ये जो v है कौन सा v, फाइनल v इक्वल टू यूजिंग दिस फार्मूला. और इसको यूज़ कर, या फिर अगेन तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता है, बिफोर और फाइनल दोनों में एक ही बात है, एक ही रिजल्ट आएगा. तो अगर तो यहाँ पे v2 की वैल्यू 0 पुट कर दे ऐसे, तो क्या आएगा, ये सिंपल m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2. दिस इज द फाइनल वेलोसिटी इन पर्टिकुलर केस व्हेन द सेकंड पार्टिकल इज एट रेस्ट. तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको स्पेशल केस लिखता हूँ, स्पेशल केस, क्योंकि ये बुक में डिस्कस किया है तो शायद पूछ ले क्वेश्चन एग्जाम में. स्पेशल केस, स्पेशल केस में ऐसा आएगा, अदरवाइज जो जनरल केस है वो तो मैंने बताया थी ऊपर, ऐसी वेलोसिटी आएगी. अब ये स्पेशल केस लेने का रीज़न है, ये रीज़न ये है कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई आपका ये काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी की लॉस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, वो यहाँ पे प्रूव होगा. देख कैसे प्रूव होगा. अगर तू ये फर्स्ट वाला बिफोर कोलिजन वाला पिक्चर देखेगा तो कैन यू राइट डाउन द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन. हाफ m1 v1 square, simple, because the second particle is at rest, and the second one is ke final is half, mass is now m1 plus m2, velocity is v, बट हमने v नीचे निकाल रखा है. देख ये वाला v इक्वेशन नंबर 2 से देख, हाफ
m1 प्लस m2 m1v1 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, राइट। और एक थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेगा तो क्या आ जाएगा, ये m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ये आया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 इसको बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 4 इसको बोलते हैं। नाउ अब हम लेंगे रेशियो। वाई रेशियो? क्योंकि देख, अगर रेशियो काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 आ गया, तो अगर तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल ज़्यादा होगी या इनिशियल बड़ी होगी, छोटी होगी, सॉरी। और रिवर्स ऐसा हो सकता है, तो इसलिए रेशियो लेना इंपॉर्टेंट है। रेशियो कैन टेल यू दैट विच क्वांटिटी इज बिगर एंड विच क्वांटिटी इज स्मॉलर। फाइन। तो अगर तू रेशियो लेगा तो यहाँ पे देख के आएगा, रेशियो लेने के बाद फाइनल क्या है, फाइनल ये है। सो लेट्स पुट डाउन इट हियर। इनिशियल क्या थी, इनिशियल ये है, बट ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको नीचे लिखेंगे हम, सॉरी इसको नीचे लिखेंगे हम ऐसे। तो ये हाफ से ये हाफ कटा, और v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर कटा, और m1 से m1 स्क्वायर का स्क्वायर कट गया, तो ये क्या बचा, m1 अपॉन m1 प्लस m2। बता ये दिस रेशियो इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, बिकॉज दिस इज एडिशन ना, तो न्यूमरेटर इज लेस एंड डिनोमिनेटर इज हायर, सो ऑफ कोर्स इट इज लेस देन 1। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी फाइनल upon kinetic energy initial is less than 1. It implies since this is the result, and hence we will get kinetic energy final is less than kinetic energy initial. ठीक है, तो we have proved that kinetic energy is not conserved in this case. So ये दूसरी चीज़ हमने प्रूव करी है। Now द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो तेरे लिए नया है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम जाएंगे। वी वॉन्ट टू गो टू द सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड सी हाउ दिस प्रॉब्लम लुक्स लाइक देयर। जो हमने अभी तक पूरी कैलकुलेशन कर रखी है, जो मैंने बोला ना कि ये जो पिक्चर तेरे को दिख रहा है अभी कि एक पार्टिकल कुछ जा रहा है, एक पार्टिकल रेस्ट में है, और जब दोनों पार्टिकलों का कोलिजन होने के बाद दो पार्टिकल स्टिक कर गए और एक वेलोसिटी से चल रहा है, ये सारा का सारा तू अपनी स्क्रीन में देख पा रहा है। ये स्क्रीन में देखना ही लैब फ्रेम कहलाता है। लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चले जाऊँ, सेंटर ऑफ मास फ्रेम एक ऐसा सेंटर, जब सेंटर ऑफ मास फ्रेम कोई अब तेरे सामने बोले, हमेशा पहला आइडिया तेरे माइंड में आना चाहिए कि भाई इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम दोनों सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में 0 होंगे। इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम बोथ हैज़ टू बी 0 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ये इसको तो एक मंत्र की तरह याद कर ले। इसका प्रूव भी कर सकता हूँ मैं अभी के अभी, बट पहले मैं इस क्वेश्चन, ये जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाह रहे हैं अभी, उसको करवाता हूँ। उसके बाद वहाँ पे भी तेरे को प्रूफ अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम देख, पहले हम वही पिक्चर बनाएंगे जो हमने ऊपर पिक्चर बना रखी थी। कौन सी पिक्चर बना रखी थी हमने पहले, ये वाली। और हाँ, और हम स्पेशल केस ये भी यूज़ कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी, ध्यान देना। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी हम स्पेशल पिक्चर यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर दूसरा पार्टिकल इज एट रेस्ट। बुक के हिसाब से मैं सारा कुछ करवा रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास फ्रेम, गुड। अगर तूने सेंटर ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इसको कैपिटल भी लिखते हैं, अगर तूने पढ़ा हो तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू नथिंग बट m1v1 प्लस m2v2। ये जनरल फॉर्मूला जो होता है डैश 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 डैश, जितने भी पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स का mi/vi का ये मोमेंटम को मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m2, सारा जितने भी मासेज हैं, i मासेज है तो i तक, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको ऐसे लिखते हैं। बट यहाँ पर हमारे ये इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो सारा चीज़ लिखा मैंने, ये किस फ्रेम में है? ये जो v1 v2 v3 जो है, या जितने भी ये i v i's हैं, ये सारे के सारे लैब फ्रेम में हैं।
तो अभी हमारे पास लेफ्ट फ्रेम में ये पिक्चर है, तेरे पास दो लेंस है, एक लेंस है तेरे पास लेफ्ट फ्रेम का, दूसरा लेंस है तेरे पास सेंटर ऑफ मास फ्रेम का। अभी तक जो हमने किया वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में नहीं था, अभी तक जो हमने किया वो सारा का सारा लेफ्ट फ्रेम में था। अभी अब तेरे पास तूने ये समझ के तूने लेंस पहन लिया है, चश्मा पहन लिया है, जो पूरी की पूरी दुनिया तेरे को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दिखाती है। तो सबसे पहले उसके लिए तेरे को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो सारे V1 V2 V3 है ये लेफ़्ट फ्रेम में है, तो लेफ़्ट फ्रेम में ये दुनिया थी। तो यहाँ पर देख V1 तेरा क्या है, V1 ही है, और V2 तेरा क्या है, 0 है, और कोई पार्टिकल है नहीं, तो दो ही पार्टिकल हैं। तो ये क्या निकल के आएगा, M1 V1, ध्यान रखना वेक्टर वेक्टर वेक्टर, डो नॉट फॉरगेट वेक्टर, अपॉन टोटल मास। कितने मास है तेरे पास, 2 मास है, तो M1 + M2, ये तेरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। अब सिंपल रिलेटिविटी है कि अब तेरे को पता चल गया कि भाई ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू लैब। अगर मान ले तूने ये भी लैब वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला चश्मा पहन रखा है, तो उस चश्मे के हिसाब से तेरे को सेंटर ऑफ मास दिखेगा इस वेलोसिटी से मूव करते हुए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम। ठीक है, अब तूने चश्मा पहन लिया। अभी तक तेरे सारे के सारे चश्मे किसके थे, लेफ्ट फ्रेम वाले चश्मे थे। अब इस लाइन के नीचे तूने चश्मा चेंज किया। जब तूने चश्मा चेंज किया तो नाउ यू आर सिटिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और तुम जिस फ्रेम में एक बार तुम जिस फ्रेम से देखना स्टार्ट कर देते हो तो वो फ्रेम तुम्हारे लिए रुक जाता है ना, क्योंकि तुम ही वो फ्रेम बन गए हो, तो तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन अब ये जो पार्टिकल पहले V1 से चल रहा था, ये रेस्ट पे था, अब ये पार्टिकल दूसरे वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देंगे। सिंपल, नो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा कि वेलोसिटी ऑफ 1, जो पहला पार्टिकल था हमारा ये वाला, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम V, C बोलता हूँ मैं इसको, C, ये क्या होगा, वेक्टर, ध्यान देना, V1 - VC। ये सिंपल हमारा रिलेटिविटी का कंसेप्ट है। और हमें पता है कि V1 क्या है, V1 हमें V1 ही पता है, कुछ V1 की वैल्यू यहाँ कुछ खास है नहीं, माइनस, लेकिन हमने VC निकाल दी, M1 V1 अपॉन M1 + M2, ध्यान देना। ठीक है, ये जो वेलोसिटी किसको दिखेगी, अब तेरे को ध्यान देना, तूने कौन सा लेंस पहना हुआ है, अभी सेंटर ऑफ मास वाला लेंस पहना हुआ है। तो ये अगर तू इसको सॉल्व करेगा तो ये क्या आएगा तेरा, M2 V1 अपॉन M1 + M2, ध्यान देना वेक्टर साइन है, बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इसका लॉजिक आएगा तेरे को सामने। अब दूसरा पार्टिकल देख, इस लेंस से कैसे दिखेगा, V2 - VC इक्वल टू V2 - VC, तो सेम ही है, अपॉन M1 + M2। तो ये क्या आएगा देख, M1 ये V1 है ना, M1 V1 अपॉन M1 + M2। तो इंटरेस्टिंग चीज़ देख, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर थोड़ा सोचने की कोशिश करेगा ना, अगर तेरे को चमक गया ना, तो तेरे को लगना चाहिए, तेरे को फील आनी चाहिए कि यार वाह सब तेरे मुँह से निकलना चाहिए कि जब जैसे ही तूने सेंटर ऑफ मास वाला चश्मा पहना तो पहला पार्टिकल तेरे को इस वेलोसिटी से चलता हुआ दिखाई दिया। एक मिस्टेक होगी, ये नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, ये M2 है ना, M1 V1 ही है ना, ठीक है, M1 V2, wait, is there any mistake in this calculation? M2 V1 M1, क्योंकि ये जो V2 थी ये 0 था ना, देखिए ये 0 था, V2 0 था ना, तो ये यही बचेगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ देख, तू मैं क्या बोला था तेरे को, जिसको सोच के तुझे वाह बोलना चाहिए। जैसे तूने ये सेंटर ऑफ मास वाला चश्मा पहना ना, तो पहला पार्टिकल तेरे को इस वेलोसिटी से जाता हुआ दिख रहा है, और दूसरा पार्टिकल तेरे को इस वेलोसिटी से जाता हुआ दिख रहा है, और नेगेटिव साइन दिख रहा था, यानी कि पहले देख ये वेक्टर है, वेक्टर यहाँ भी V1 वेक्टर है, ये भी V1 वेक्टर है, बाकी तो सब
स्केलर क्वांटिटीज़ हैं तो वो डायरेक्शन में उसका कोई योगदान नहीं है, जस्ट दिस वेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग टू द डायरेक्शन। तो दोनों ही साइड वेक्टर तो सेम ही है, बट नेगेटिव साइन के कारण तो उनकी डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट हो गई है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि भाई देख, यहाँ पर जब तूने लेफ्ट फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था, उस फ्रेम में तेरे को ये दूसरा पार्टिकल रेस्ट में दिखा था, और जैसे ही तूने ये वाला चश्मा पहना तेरे को दूसरा पार्टिकल रेस्ट में नहीं दिख रहा है, वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब मैं सेम पिक्चर, जो पिक्चर मैंने ऊपर बना रखी है, अगर मैं उससे सेंटर ऑफ मास वाले चश्मे से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा पता है? जो M1 था ये वाला, वो मूव कर रहा है, अगर मैं V1 की डायरेक्शन को ये बोलता हूँ, V1 वेक्टर की डायरेक्शन को ये बोलता हूँ, तो वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, और जो इसको थोड़ा यहाँ बनाते हैं, और जो M2 था, वेलोसिटी ऑफ V2 जो हमने यहाँ पे लिख रखी है, वो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है ऐसे। ये है V2C। ये तेरे को पिक्चर दिखेगी जब तूने चश्मा पहना होगा, कौन सा वाला? सेंटर ऑफ मास फ्रेम वाला चश्मा तेरे पहना होगा, दिख रहा होगा। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है देख। और ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये ऐसे हॉरिजेंटल बना रखे हैं डायरेक्शंस। इट कैन बी लाइक दिस, सपोज द V1C इज़ लाइक दिस। अगर V1C ऐसे है तो V2C ऐसे हो जाएगा, अगर V1C ऐसे है तो V2C ऐसे हो जाएगा। तो इट हैज़ टू बी निगेटिव, और निगेटिव मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि देखिए वेक्टर है ना, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट है, नेगेटिव साइन का मतलब ऑपोजिट ही होता है। तो ये हमने पहली बात देख ली। अब देख, मैंने तेरे को क्या बोला था कि जैसे सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात होगी, एक बात दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए कि मोमेंटम जीरो हो जाएगा। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर भी जीरो होगा, फाइनल में जीरो होगा। देख चेक करते हैं। पहले कोलिजन में इसकी जो वेलोसिटी थी ये है, देख कोलिजन से पहले वेलोसिटी ये है, तो कोलिजन से पहले मोमेंटम निकाल सकते हैं। मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज क्या आएगा देख, M1 V1C प्लस M2 V2C, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में निकालना था। वेलोसिटी भी किसके रेस्पेक्ट में यूज होगी? सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में यूज होगी। ये कन्फ्यूजन बार बार होता है कि भाई हमें मोमेंटम निकालना है तो कौन सा यूज़ करें? जिसके फ्रेम में निकाल रहे हो उसका यूज़ करो। अब इन दोनों वैल्यू को पुट कर दे, इसको यहाँ पर V1C ये है, V2C ये है, पुट देम हियर डाउन, सो you will get M1 M2 V1 upon M1 plus M2 minus M2 M1 V1 upon M1 plus M2, सेम क्वांटिटीज हैंस जीरो। तो इसीलिए मैंने बोला था कि भी इनिशियल मोमेंटम भी जीरो होगा और फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा। इनिशियल मोमेंटम भी जीरो होगा और फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा। प्रूफ हो गया। नाउ वी विल सी दैट आफ्टर कोलिजन क्या होगा। आफ्टर कोलिजन वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। देख, हमें पता है कि भाई मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू जीरो, वो जो हमने प्रूव कर दिया। ये दोनों क्या है? ये दोनों कहाँ हैं? विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज ऑल्सो जीरो। तो देख, और हमें पता है कि पार्टिकल आपस में स्टिक कर रहे हैं। ठीक है, आप पार्टिकल आपस में स्टिक कर रहे हैं क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है। और ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है देखो कि यार अभी तो हमने सेंटर ऑफ मास वाला चश्मा पहन रखा है, तो सेंटर ऑफ मास वाले चश्मे में भी स्टिक करेंगे। हाँ, फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई तुम कौन से फ्रेम में हो, जो फिजिकल इवेंट हो रहा है, जो अगर दो पार्टिकल आपस में चिपक रहे हैं तो वो चिपकेंगे, चाहे तो लेफ्ट फ्रेम से देख चाहे तो किसी फ्रेम से देख, तो वो दोनों आपस में चिपकेंगे। लेकिन ऊपर वाले डायग्राम से देखो नहीं दिख रहा होगा ना चिपकेंगे, क्योंकि हम इसको बोल रहे हैं कि ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है। नहीं, ये डायग्राम थोड़ा सा ये मिसलीडिंग है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बिफोर कोलिजन चीज़ें ऐसे दिखेंगी। देख, तेरा M1 ऐसे आ रहा है और तेरा M2 ऐसे आ रहा है, ये हमेशा ऐसे दिखेगा। या फिर अगर तेरे को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पसंद नहीं है तो इसको ऐसे मान ले। देख, तेरा M1 ऐसे आ रहा है और तेरा M2 ऐसे आ रहा है,
तो ये जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा जैसे नज़दीक आते रहेंगे यहाँ पे ऐसे आगे चिपक जाएंगे ना, हो चिपक तो जाएंगे। चिपकने के बाद क्या वेलोसिटी होगी देख, तो सोचना इम्पोर्टेंट मस्त चीज़ है यहाँ पर देख। चिपकने के बाद ये क्या बन गए फाइनली m1 + m2 बन गए, ठीक है। ये पूरे का पूरा गेम कहाँ चल रहा है, पूरा का पूरा कौन सी लेंस से देख रहे हैं हम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के लेंस से देख रहे हैं। तो इसको अगर इस वाले चीज़ से बनाएंगे तो ऐसे चिपक के ये m1 + m2 बन गया। देख इस सेंटेंस को एक बार अच्छे से पढ़। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल टू 0। मोमेंटम मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास तो मेरा ये है, अगर मेरे को मोमेंटम 0 रखना है तो मेरे को वेलोसिटी कितनी रखनी पड़ेगी, 0। वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये चीज़ चिपक जाएगी और रुक जाएगी अपनी जगह पे, चिपक जाएगी और रुक जाएगी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन with respect to COM frame equal to 0, equal to 0. This is the complete description, complete explanation of the perfectly inelastic collision.